अगर आपकी एंटरप्राइज 10 करोड़ से तो एक्सीड करती है लेकिन 20 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, ठीक है, तो आपकी एंटरप्राइज आएगी मीडियम एंटरप्राइज में। स्मॉल स्केल बिजनेस में क्या करते हैं लोग, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो औरों से अलग लगे, ठीक है, वो औरों से डिस्टिंग्विश आराम से हो जाए। एग्जाम टाइम पर बस एक बार देख लेना, आपको ये पॉइंट्स अपने आप एग्जाम टाइम पर क्रिएट होने लगे। गवर्नमेंट क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है इन रूरल बैकवर्ड हिली एरियाज के लिए। अब हम जानते हैं कि क्या क्या इंसेंटिव्स होते हैं इंडस्ट्रीज की जो रूरल एरियाज में सिचुएटेड है। यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू के 3 साल में कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ता। जब भी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी एरिया में खुलती है तो क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि एक कंपनी से, एक एंटरप्राइज से क्या हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, ठीक है, तो आपको ये जो स्टेप्स है ना वो सीक्वेंस में ही लिखने हैं। आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हम डेवलप्ड क्यों बोलते हैं बच्चों, उनको हम इसलिए डेवलप्ड बोलते हैं क्योंकि वहाँ की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ के जो बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत हाई है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास 11th का चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अब आप सोच रहे हो कि स्मॉल बिजनेस यानी इतना छोटू सा दिखता है क्या? नहीं, अभी आपको छोटू सा दिख सकता है लेकिन कुछ साल बाद जाके ये भी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो घूम फिर के हम पढ़ेंगे बिजनेस वगैरह के बारे में, यानी छोटे जो बिजनेस हैं, हमारे स्टार्टअप्स वगैरह हैं, हम घूम फिर के इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो हाँ जी, अब हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स हैं, यानी हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो पहला है हमारा ईडी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड, यानी क्या ज़रूरत है हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी क्या प्रोसेस होती है इसको डेवलप करने की। फिर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, यानी जो छोटे छोटे स्केल वाले जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जो भी छोटे स्केल पर रन कर रहे होते हैं, उनके बारे में। फिर क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है इन स्मॉल स्केल बिजनेस का हमारे देश में, ठीक है। फिर क्या गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को। हम तमाम सारी उन कंपनीज यानी जो एंटरप्राइजेस है उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं चैप्टर, और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब जो घूम फिर के चैप्टर बच्चों इसी पर है, ठीक है। तो ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक क्या बता रहा है। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। यानी अगर हम अपनी देसी लैंग्वेज में, अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योरशिप को क्या समझते हैं कि एक ऐसा काम, ठीक है, या एक ऐसा बिजनेस जिसको क्रिएटिव वे में किया जाए, ठीक है। जनरली हम क्या बोलते हैं, काम धंधे को बिजनेस बोलते हैं, लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है। अगर कोई बोलता है यार माय सन इज एंटरप्रेन्योर, तो सोचते वाह यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कर वो भी बिजनेस ही रहा होता है, बस जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ना वो थोड़ा अपग्रेडेड वर्ड है बिजनेस का, ठीक है बच्चों। तो जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, यानी बुक की क्या डेफिनेशन है। सो एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक यानी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है। सॉरी, कितनी गंदी हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है, ठीक है। पर्पसफुल यानी इसका कोई लक्ष्य है, कोई गोल है। ऐसे ही कोई फ्री में एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता है, कोई तो मकसद होता है ना दिमाग में, तो बस यानी वही पर्पसफुल है। एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव क्यों भैया? इसमें अपने न्यू आइडियाज यूज किए जाते हैं, क्या न्यू इनोवेशन मेथड्स होते हैं, क्या हमारे सोसाइटी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। तो है ये क्रिएटिव एक्टिविटी, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग सम न्यू आइडियाज, ठीक है बच्चों। तो क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड, यानी क्या ज़रूरत है लोगों की, मार्केट की क्या मांग है, उस हिसाब से अपना बिजनेस आइडिया को उतारा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को सही तरह से यूज़ करना है। अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो कर रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है, और कह रहे हैं हम तो भैया अपना बिजनेस चला रहे हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर हैं। नहीं भैया, रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज़ करना एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन विद अ व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स, और कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना, यानी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स,
जो लोग आपकी कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हैं उनको प्रॉपर रिटर्न या डिविडेंड देना। ठीक है भैया, अब वो आप पे ट्रस्ट जता रहे हैं, कुछ विश्वास जता के अपना पैसा लगा रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनको प्रॉपर डिविडेंड या इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो बस भैया वही है। एंड प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रॉफिट्स फॉर सेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद बिजनेस, यानी रिस्क वगैरह को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए भी प्रॉफिट निकाल लेना। अब सबसे बड़ा जो गोल होता है वो बिजनेस का, वो क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो क्या, और अपने लिए भी प्रॉफिट बचा लेना। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो अगर हम इसको अब सिंपल लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, यानी अगर मेरी सिंपल डेफिनेशन में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस which involves creation and development of business ideas into a business with the aim of generating profits। ठीक है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिजनेस आइडियाज को बिजनेस में उतारा जाता है इस एम से कि हम भी कुछ प्रॉफिट कमाएं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? बुकिश डेफिनेशन है, यानी ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन है और इसमें सब कुछ कवर कर दिया गया है, A to Z सब कुछ कवर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। यानी क्या है? एक ऐसी पर्पसफुल, सिस्टमैटिक और क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और अपने लिए भी प्रॉफिट बचा के रखा जाता है रिस्क वगैरह देख के। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? यानी एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो बिजनेस चलाता है, जो उस आइडिया को उतारता है, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है बिजनेस में, वो इंसान कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी जेठालाल क्या है? ये बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर भी है। ठीक है बच्चों, फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? यानी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आइडिया को वाकई में, ठीक है, आइडिया और एफर्ट्स को वाकई में बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो लंबी चौड़ी डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई है वो ये सब एंटरप्रेन्योरशिप की ही प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है एंटरप्राइज, यानी इतने हम मगजमारी कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कुछ आउटकम भी तो होगा। आउटकम क्या होगा? आपका एंटरप्राइज, यानी आपका बिजनेस। ठीक है, ये जो जेठालाल मेहनत करता है, ठीक है, सुबह 8 बजे ऑटो पे चला जाता है, इतने पैसा वाला है, फिर भी एक अपनी कार अफोर्ड नहीं कर पा रहा। देखो सेविंग कर रहा है, कंजूस भी है। ठीक है, तो सेविंग भी कर रहा हो, साथ साथ में वो कंजूस भी है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो यानी वो दिन रात लगा रहता है, सुबह 8 बजे निकल जाता है, ठीक है, फिर रात के 9 बजे आता है, ऑटो पे ही बैठ के, कार तो उसके पास है नहीं अपनी। ठीक है, तो वो क्या चला रहा है? अपना धंधा चला रहा है, अपनी एंटरप्राइज चला रहा है, जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चों, तो आउटकम क्या है? एंटरप्राइज होती है, और ये जो सारे एफर्ट्स होते हैं, ये जो सारी प्रोसेस होती है, वो आती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है बच्चों, थोड़ी गोलागाली ज़्यादा कर दी है मैंने, लेकिन मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप मैं आगे बढ़ सकती हूँ। हाँ जी, अब आता है कि क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में। ठीक है बच्चों, तो पहला तो आता है लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन, जो आप अपनी GF का नंबर सेव करते हो ना, माई लाइफ लाइन। ठीक है, बस वो भी जो एंटरप्राइजेस है ना, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो भी देश का, इस नेशन का लाइफ लाइन है। ठीक है बच्चों, यानी इसके बिना हमारा देश, हमारी सोसाइटी सर्वाइव कर ही नहीं सकती। जैसे आप अपनी फ्रेंड्स के बिना, वो जो आपकी फ्रेंड जिसका नाम अपने लाइफ लाइन से सेव किया हो ना, उसके बिना नहीं रह सकते हो ना, वैसे ही हमारा देश भी एंटरप्रेन्योरशिप के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब जान लेते हैं क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्टैंडर्ड टू मेश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, एज नो कंट्री कैन प्रॉस्पर एंड ग्रो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, वो एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा बेंचमार्क रहता है ये मेजर करने का कि किसी देश का विकास किस स्तर पर पहुंचा है। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि USA, ठीक है, कनाडा वगैरह, उनको हम डेवलप्ड क्यों बोलते हैं बच्चों? उनको हम इसलिए डेवलप्ड बोलते हैं क्योंकि वहाँ की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ के जो बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत हाई है। बल्कि जो हमारी जो देश है, ठीक है, जो हमारा देश है इंडिया, ठीक है, इंडिया वगैरह हुआ, ये क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग यानी अभी डेवलप हो रही है, ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। जबकि जो USA, कनाडा वगैरह है, ये प्रॉपरली डेवलप्ड हैं।
ठीक है बच्चों, तो जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया वगैरह जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप में अभी ग्रो हो रहा है, एमर्ज हो रही हैं। ठीक है बच्चों, वही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी उस परफॉर्मेंस तक, उस हाइट तक पहुँच चुकी हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बेंचमार्क है ये मापने का, ये देखने का कि किसी देश की परफॉर्मेंस यानी किसी भी देश की जो पोजीशन है वो पूरे वर्ल्ड में कितनी है, कैसी है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो यानी अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है तो वैसे ही क्या होगा, इस देश का भी विकास होगा। आई बात समझ में। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ठीक है, जो हमारा जो 5G नेटवर्क है वो सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, जियो ने लॉन्च किया था, एंड पैरेलली एयरटेल ने भी कर ही दिया था। अब हर एक इंसान के पास क्या है, फास्ट नेटवर्क है। अब जब फास्ट नेटवर्क है तो हर इंसान क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम आ गया है, क्यों, क्योंकि भैया 5G नेटवर्क है। ठीक है, वही जो चाइना वगैरह है वो कहीं 6G 7G में भी अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चाइना भी क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमारे देश में 5G नेटवर्क आता ही नहीं तो आज हम क्या चला रहे होते, 2G 3G ही चला रहे होते, और आज हम पिछड़ा देश ही कहलाते, यानी डेवलपिंग कंट्री तो हम हैं ही, लेकिन इससे भी नीचे होता आज हमारा लेवल। तो क्या है बच्चों, जियो ने अपना विकास तो किया ही है, लेकिन साथ साथ में इस देश के लोगों का भी विकास किया है। ठीक है भैया, तो थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, थैंक्स टू मुकेश अंबानी। ठीक है बच्चों, तो लाइफलाइन ऑफ ए नेशन यानी एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा तरीका है, ये मापने का तरीका है कि किसी देश की पूरी इस इकोनॉमी में क्या पोजीशन है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्स न्यू बिजनेस आइडियाज एंड पुट्स देम इनटू एक्शन टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, उसमें क्या आते हैं, न्यू आइडियाज, ठीक है, एंड न्यू मेथड्स, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स कंपनीज एंटरप्राइजेस बनाती है। ठीक है, और इन सब का बेनिफिट किसको मिलता है एट द एंड, इन सब का बेनिफिट एट द एंड कंज्यूमर्स को ही मिलता है, यानी हमें ही मिलता है। अब जब हमारा विकास होगा, हम डेवलप होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश का भी विकास होगा। ठीक है, प्रोवाइड्स इनोवेशन, तो यानी जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या करती हैं, न्यू आइडियाज लेके आती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मेथड्स लेके आती हैं, जिससे उनका विकास तो हो ही, बल्कि इस देश का, इस पॉपुलेशन का, जो हमारे देश की पॉपुलेशन है उनका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है बच्चों, फिर आता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अब भैया एंटरप्राइजेस का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट में आ रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश का भी विकास हो ही रहा है। ठीक है, changes used by enterprises not only brings growth in the enterprises but it also brings growth of economy at large। यानी जब एक एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट होता है तो साथ साथ में इस देश का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था 5G नेटवर्क का, जियो का। अगर जियो आता ही ना, एयरटेल भी 5G लॉन्च करता ही ना, तो आज हमारे जो देश के लोग हैं वो 2G 3G ही चला रहे होते। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी यानी पब्लिक का जब डेवलपमेंट होता है तो इस इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता ही है। ठीक है बच्चों, अब जो बाकी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान वगैरह, वो हमसे जलते हैं कि क्यों भैया इंडिया क्यों इतना आगे जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो कहीं ना कहीं क्या इतना जो बड़ा हाथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही है इस देश के विकास में। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलो अब जानते हैं नेक्स्ट। सो आता है इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब एंटरप्राइजेस क्या मेक श्योर करती हैं कि मिनिमम वेस्टेज हो, ठीक है, मिनिमम वेस्टेज हो और उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है बच्चों, यानी एंटरप्राइजेस ये मेक श्योर करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ये मेक श्योर करता है कि कैसे हम कम सामान में ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। ठीक है बच्चों, इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी ऑप्टिमम मेथड से यूटिलाइज होते हैं, वो भी सही ढंग से यूटिलाइज होते हैं। यानी जितना सामान लगता है उतना ही लगना चाहिए, फालतू में ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वेस्टेज होगी तो उससे क्या होगा, जो एंटरप्राइजेस का खर्चा तो बढ़ेगा ही, लेकिन फालतू में क्या होगा, जो उनका जो जब स्पेंडिंग बढ़ेगी, उनका जब खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों कि हमारे देश का भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही। ठीक है, अब जब उनका खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, तो उनका क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब उनका प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट क्या बोलते हैं, इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे एंटरप्राइजेस मिला के हमारी इस देश की जो, ठीक है, हमारी इस देश की जो इकोनॉमी है वो बनती है।
ठीक है बच्चों, ये जो आपको लग रहा होगा कि एक कंपनी से, एक एंटरप्राइजेस से क्या हो जाएगा, लेकिन बोलते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो बस वही रोल है बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस। अब कोई भी जब काम खुलता है, एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है खुलती है, डेवलप होती है, तो उस कंपनी को तो फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में वहाँ के जो लोग काम कर रहे होते हैं उस कंपनी में, उस एंटरप्राइज में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। यानी क्या होता है कि जितनी ज़्यादा एंटरप्राइजेस खुलेंगे, जितनी ज़्यादा कंपनीज खुलेंगी, उतने ही ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, रोज़गार से उनकी घर की रोजी रोटी चलेगी और धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ही करके हमारे देश का भी विकास होगा। बिकॉज हर एक इंसान कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि अगर एक इंसान भी मेहनत कर रहा है ना, ठीक है, कमा रहा है ना, तो क्या होता है उसका इफेक्ट पूरे परिवार पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो वैसा ही क्या होता है, जब कोई भी एंटरप्राइजेस खुलती है, बनती है, डेवलप होती है, तो रोजगार मिलता है वहाँ के लोगों को। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है सोशल बेनिफिट्स। Entrepreneurs always try to adopt latest technology and raise the standard of living by providing good quality products and services at lowest cost. अब एंटरप्राइजेस ये भी मेक श्योर करते हैं कि ऐसे हम लोवेस्ट कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ लोगों को। ठीक है बच्चों, अब पहले का क्या ज़माना था, कीपैड मोबाइल चलते थे, अब चल गए हैं एंड्रॉयड वगैरह। अब हर एक इंसान के पास क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल है या तो iOS एप्पल वगैरह के मोबाइल है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम अपना हर काम क्या करते हैं आजकल मोबाइल से ही कर रहे हैं। हमें कुछ भी पसंद आता है तो हम एक झटके में ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, हमें कहीं जाना होता है हम ओला बुक करते हैं। ठीक है, हम मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश के लोगों का भी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और तो और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ एंटरप्राइजेस कहाँ जाके खुलती हैं, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं। कहाँ जाके खुलती हैं, बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, या हिली एरियाज में या विलेज टाइप एरियाज में जाके खुलती हैं, ताकि वहाँ के लोगों का भी फ़ायदा हो पाए। ठीक है, अब जो बैकवर्ड क्लास की, जो यानी जो बैकवर्ड एरिया के जो लोग होते हैं ना, उनको मेजर ज़रूरत रहती है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, ताकि क्या हो पाए, उनका घर, उनकी रोज़ी रोटी, उनका घर बार चल पाए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? हाँ जी, तो आई होप आपको ये नीड समझ आ गई होगी कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है हमारे देश में। ठीक है बच्चों, आप फटाक से नोट कर लीजिए इन सब पॉइंट्स को। हाँ जी बच्चों, सो आई होप यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस बच्चों, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको ये जो स्टेप्स है ना वो सीक्वेंस में ही लिखने हैं। आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आप इसको अपने मन से ऊपर नीचे आगे पीछे कर दोगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है, सो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है बच्चों, सो पहला आता है सेल्फ डिस्कवरी। एंटरप्रेन्योर असेसेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाट ऑल ही एंजॉयज ड्यूरिंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस। वो अपने कहावत तो सुनी ही होगी कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है अपनी बुराई और अपनी अच्छाई को पहचानना, यानी अपने आप को पहचानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो वैसे ही सेल्फ डिस्कवरी यानी अपनी स्वयं की खोज करना, अपने आप को खोजना, ये बहुत टफ स्टेप रहता है और टफ स्टेप है, इसीलिए ये पहला है। ठीक है बच्चों, तो पहला काम एक एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है, वो ये करना पड़ता है क्योंकि उसको ये देखना पड़ता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, क्या उसकी ताकत है और क्या उसकी कमज़ोरियां हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना पड़ता है, यानी उसके पास क्या प्लस पॉइंट्स हैं एंड क्या माइनस पॉइंट्स हैं उसके। ठीक है, उसको देखना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि मेरे पास क्या मेरी काबिलियत है, क्या मेरे पास टैलेंट्स है, किसमें मेरी एक्सपर्टीज है और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, अगर मैं कुकिंग में अच्छी हूँ तो मैं क्या सोच सकती हूँ कि मैं कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट अपना खोल सकती हूँ। तो मुझे अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ दोनों देखनी है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस दोनों देखनी है कि मैं कुकिंग में अच्छी हूँ। ठीक है, ये मेरा प्लस पॉइंट है, लेकिन मैं थोड़ी स्लो हूँ। ठीक है बच्चों, यानी इतनी मैं जल्दी फास्ट काम नहीं कर पाती हूँ, तो ये क्या, वो मेरा नेगेटिव पॉइंट होगा। लेकिन मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको एसेस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ क्या मेरी अच्छाई है, क्या बुराई है, यानी क्या मेरे प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं,
क्या कर रही हूँ, अपने आप की डिस्कवरी यानी अपनी की खोज कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो एंटरप्रेन्योर का होता है वो ये होता है कि उसको स्वयं की खोज करनी चाहिए, उसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसने कैसा काम किया है, उसमें क्या गलतियाँ की हैं, क्या उसे अच्छे काम किए हैं, ठीक है, क्या जो गलतियाँ की उसको आगे रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये सारी जो उसकी मिस्टेक्स एंड जो उसके एप्रिसिएशंस होते हैं वो आते हैं सेल्फ डिस्कवरी में। ठीक है बच्चों, तो ये रहता है हमारा पहला स्टेप। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। He tries to find out the need, want and problems so that he can get an opportunity to overcome the problems and fulfill the need। अब दूसरा काम ये होता है, पहले तो अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ भैया मेरे पास क्या अच्छाई है, क्या मेरे पास वीकनेस है, क्या मेरे स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरे प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव वगैरह पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने आप की खोज करनी है। फिर दूसरा ये करना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास, किन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं ग्रैब कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गुड इन कुकिंग, तो मुझे ये देखना है कि मेरे एरिया में कोई अच्छा होटल है या नहीं, कोई अच्छा कैफ़े रेस्टोरेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो हाँ मैं खोल सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि देखना है कि मेरे आसपास का क्या सिनेरियो है। ठीक है, यानी आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को, मौके की तलाश करनी है। अगर अच्छा मौका है आपके पास तो आप उस मौके को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है जनरेटिंग एंड इवेल्यूएटिंग आइडियाज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इंसान के पास एक ही आइडिया होता है। ठीक है, बहुत सारे आइडिया होते हैं। अब हो सकता है, ठीक है, अब मान लीजिए मैं कुकिंग में अच्छी हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, क्लाउड किचन खोल सकती हूँ, यानी जोमेटो वगैरह के साथ डील कर लूँगी कि ठीक है भैया जो मैं इधर से ही बना के भेजती जा रही हूँ, अब आपको बस क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। अब उस आइडियाज़ को इवेल्यूएट करना है, ठीक है, यानी चेक करना है, ये पता करना है कि कौन सा आइडिया बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो थ्रू वेरियस मेथड्स ही ट्राइज टू डेवलप न्यू आइडियाज टू ओवरकम प्रॉब्लम्स एंड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। इसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने आइडिया से ये देखता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और वो क्या दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करता है, आइडिया को, न्यू आइडियाज़ को डेवलप करता है, जनरेट करता है, उन सारे आइडियाज़ को इवेल्यूएट करता है कि कौन सा आइडिया बेस्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर आता है प्लानिंग। एंटरप्रेन्योर कंडक्ट्स रिसर्च, मेक्स बिजनेस प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। फिर इसमें क्या करता है एंटरप्रेन्योर, न्यू पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, बिजनेस पॉलिसीज़ बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, मेथड्स बनाता है कि क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ अपने एरिया में, तो उसकी मैं प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही शुरू कर दूंगी। ठीक है, कि मैं यहाँ खोल सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये जो ये वाला एज ग्रुप मेरे पास ज़्यादा आएगा, ये वाला एज ग्रुप कम आएगा। ठीक है, मैं मंडे मील में नॉर्थ इंडियन फूड रख सकती हूँ, ट्यूसडे मील में मैं साउथ इंडियन फूड रख सकती हूँ, ठीक है, इटालियन फूड प्रोवाइड कर सकती हूँ, चाइनीज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर मेरे पास बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ज़्यादा रख सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, यानी देखना है कि क्या जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही शुरू कर देनी है। आई बात समझ में बच्चों? तो पहला क्या है, सेल्फ डिस्कवरी, फिर आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, दूसरा आता है इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज, फिर आता है प्लानिंग, फिर आता है नेक्स्ट रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब बच्चों सब कुछ कर लिया, यानी अभी तक जो बात थी वो क्या थी, हमारे दिमाग में ही थी। ठीक है, यानी हमने अपने आप की खोज की, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, प्लानिंग वगैरह की, ठीक है, आइडियाज़ को इवैल्यूएट किया। अभी तक बात हम तक ही थी, ठीक है, हमारे तक ही सीमित थी। याद रखिए बच्चों कि कोई भी जो बिजनेस होता है ना, वो मात्र एक आइडिया से ही शुरू होता है। ठीक है, तो किसी भी बिल्डिंग की जो सबसे पहली नींव होती है ना, ठीक है, यानी जो बिजनेस की जो बिल्डिंग होती है उसकी सबसे पहली नींव क्या होती है, एक आइडिया ही होती है। ठीक है, वो आइडिया ही होता है जो अगर सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, वो आइडिया ही होता है बच्चों जो अगर सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, अगर उसमें बेस्ट एफर्ट्स लगा दिए जाए तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक बात हम तक ही थी, हम ये देख रहे थे कि मुझ में क्या बुराइयां हैं, मुझ में क्या अच्छाइयां हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे पास मौके हैं, उन मौके की तलाश करना, आइडियाज़ को इवैल्यूएट करना, प्लानिंग वगैरह करना। अब लेकिन बात बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता है रेसिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब मैंने सब कुछ सोच लिया है, प्लानिंग वगैरह कर लिया है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया है, अब मुझे चाहिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो बस इसी में आता है। By using business plan, entrepreneur tries to attract venture capitalists and partners। अब इसमें क्या होता है, अगर आपके पास अपना पैसा है तो ठीक है भैया, बल्ले बल्ले,
लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी और के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हो, किसी और से मांगने जाओगे, फ्रेंड्स वगैरह देखोगे, फैमिली वगैरह से मांगोगे, बैंक्स वगैरह अप्रोच करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, रेसिंग स्टार्टअप कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल यानी जो आप अपना न्यू बिजनेस खोलने वाले हो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगनी चाहिए, ठीक है, वो आता है यहाँ पे, ठीक है। आई बस समझ में। फिर आता है स्टार्टअप। अब सब कुछ हो गया तो अब क्या होगा, द एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस हिज एंटरप्राइज एंड ट्राइज टू डेवलप मोर कस्टमर्स। अब भैया हमें पैसे भी मिल गए, अब ठीक है पैसे भी मिल गए, उस पैसे से मैंने अपना मस्त एक बिजनेस खोल लिया, यानी मस्त एक अपना क्या खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया। तो अब मेरा स्टार्टअप बन के रेडी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगी, अच्छा से अच्छी ठीक है सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी, टेस्टी फूड प्रोवाइड करूँगी ताकि कस्टमर्स मेरे तरफ खींचे चले आए, ठीक है बच्चों। आई बस समझ में, ठीक है भैया। अब मेरा स्टार्टअप भी बन गया, मेरा रेस्टोरेंट भी खुल गया, अब मेरा क्या काम है, ग्रोथ। अब जब भैया बिजनेस खोल चुकी हूँ मैं, रेस्टोरेंट मेरा चल रहा है, तो अब मैं क्या सोचूंगी कि ठीक है भैया चल रहा है, अब मैं सोचती हूँ कि इसको कैसे और एक्सपैंड करूँ, ठीक है, क्या कर सकती हूँ, कैसे इसकी एक्सपेंशन में करूँ, यानी एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू एक्सपैंड एंड ग्रो द एंटरप्राइज। अब ऑफकोर्स जाहिर सी बात है बच्चों कि इंसान, कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि अगर वो जैसा 1 महीने पहले था, ठीक है, आज भी वो वैसा ही रहे, ठीक है। हर एक इंसान सोचता है कि वो आगे बढ़े, ठीक है। तो बस वही बात आ जाती है कि हर एक एंटरप्राइज, हर एक बिजनेस सोचता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है बच्चों। तो मैंने भी यही सोचा कि मुझे अपने रेस्टोरेंट को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है, ठीक है। फिर आता है हार्वेस्ट। दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। अब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी ऑल्दो, बट फिर भी आता है प्रोसेस में। अब मेरा बिजनेस यानी जो मेरा कैफ़े रेस्टोरेंट है वो सक्सेसफुली रन कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैं थक गई थी कि यार बस बहुत हो गया यार, मैं बोर हो गया, मैं कुछ और करूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने बिजनेस को बेच दिया, ठीक है। वो आपने सुना हुआ है ना कि जो खेतों में फसल उगती है, ठीक है, फसल उग जाती है तो किसान क्या करते हैं, कटवा के उसको बेच देते हैं मार्केट में, यानी गोडाउन वगैरह में सरकार को जाके बेच देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हार्वेस्ट, यानी अब हो गया हमारा काम खत्म, तो वो भी क्या है, हार्वेस्ट, यानी ये लास्ट स्टेप होता है जिसमें आप अपने बिजनेस को सेल कर देते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छी कीमत मिल रही होती है, मान लीजिए मेरे कैफे की अच्छी गुडविल बन चुकी थी, ठीक है, मेरे रेस्टोरेंट की अच्छी गुडविल बन चुकी थी, तो मैंने अपने रेस्टोरेंट को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, और 1 करोड़ रुपए मेरे लिए बहुत है, ठीक है, मुझे बहुत लग रहे हैं, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया। आई बात समझ में बच्चों आपको, ठीक है। तो पहला क्या, सेल्फ डिस्कवरी, यानी अपने आप की खोज करना। फिर आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसका विश्लेषण करना और ग्रैब करना। फिर आता है आइडियाज़ को जनरेट करके इवेल्यूएट करना। फिर आता है प्लानिंग, यानी उसी हिसाब से प्लानिंग वगैरह करना। फिर आता है पैसा इकट्ठा करो, जब पैसा इकट्ठा कर लिया, आपका खुल गया स्टार्टअप, फिर भैया हम सोचते हैं कि और आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ गए, अब थक गए, बस भैया बहुत हो गया, मैं तो थक गई, ठीक है, फिर हम अपने बिजनेस को बेच देते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, हाँ जी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है व्हाट इज स्टार्टअप। आपने ये वर्ड अक्सर सुना ही होगा बच्चों, ठीक है, अपने आसपास सुना ही होगा, मोबाइल्स वगैरह में भी, इंटरनेट पे भी सुना ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टार्टअप होता क्या है, ठीक है। स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज होता है, ठीक है, जिसकी शुरुआत कोई बहुत पुरानी नहीं होती है, ठीक है। यानी ये स्टार्टअप जैसे कि बोलते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, बस ये भी 4-5 साल का ही बिजनेस है, ठीक है, 4-5 साल का ही बच्चा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो भारत सरकार है, उसे एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल रही है, ठीक है। वो बूस्ट कैसे मिल रही है, काफ़ी सारी उनको फंडिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, काफ़ी सारे उनको एग्जम्पशंस मिल रहे हैं, उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस होता है, एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज होता है जिसको बूस्ट मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऐसा माहौल, उसने ऐसी सराउंडिंग्स क्रिएट कर दी हैं कि हमारा जो देश का यूथ है, इनफैक्ट नॉट यूथ ओनली बट जितने भी जो और एज ग्रुप के जो लोग भी हैं ना, वो भी सोच रहे हैं कि हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस खोलें, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो रही है, ठीक है, लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो इसमें लेकिन बेसिकली किसको टारगेट किया जा रहा है, यूथ को टारगेट किया जा रहा है, हाँ जी बच्चों। तो कि जो हमारे देश के युवा है ना, उनके पास ही न्यू क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं।
अब जो दादाजी नाना जी जो हमारे जो पापा वगैरह हैं वो तो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, वक्त के साथ ही रिटायर हो जाते हैं, क्यों अब कितना ही कमाएंगे, ठीक है, कितनी ही मेहनत करेंगे, और ना ही उनके पास इतनी क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। लेकिन जो हमारे देश के जो यूथ होते हैं वो बोलते हैं कि हम झुकेंगे नहीं किसी के आगे, ठीक है बच्चों। स्पेशली जो लड़के होते हैं वो तो उनका तो मुझे पता ही है कि आप सब क्लास 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अब ज़्यादातर बिजनेस खोलने का ही सोचोगे, ठीक है। मुझे पता है कि लड़कों का क्या माइंडसेट होता है। इनफैक्ट आजकल की जो लड़कियां होती है वो भी बिजनेस की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, बिजनेस वुमेन बन रही हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा आइडिया है एंड आई शुड अप्रिशिएट दिस, ठीक है। मैं इसे अप्रिशिएट भी करती हूँ कि हमें बिजनेस की तरफ देखना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बिजनेस में क्या होता है, इंडिपेंडेंसी मिल जाती है अपनी, ठीक है बच्चों। तो क्या है, जो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मेन टारगेट स्टार्टअप्स में किसको कर रही है, यूथ को कर रही है, ठीक है बच्चों। अब जान लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है स्टार्टअप की अकॉर्डिंग टू बुक। और स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी वही जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टअप होता है वो एक बिजनेस एंटरप्राइज ही है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी जरूरी नहीं है कि कोई स्टार्टअप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड इन इंडिया। शर्त ये है कि वो इंडिया की ही होनी चाहिए, इंडिया में ही उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? हाँ जी। तो क्या है शर्त कि इंडिया में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए, विच वॉज स्टार्टेड लेस देन 5 years ago एंड हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़। यानी जिसका एनुअल टर्नओवर, पूरे साल भर का टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, ठीक है, 25 करोड़ से कम हो, इंडिया में रजिस्टर्ड हो और 5 साल से ज़्यादा की उसकी ड्यूरेशन ना हो, ठीक है। यानी 5 years या लेस देन 5 years की अगर कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और जिसकी जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से को एक्सीड नहीं करती, तो वो कहलाएगी स्टार्टअप, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? तो स्टार्टअप की क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? अ स्टार्टअप इज ए बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये जो सारी मैंने आपको फॉर्म्स पढ़ाए थे सेकंड चैप्टर में सब लिख देने हैं, लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और क्या कंडीशंस है उसकी? 3 की इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन ना हो और उसका टर्नओवर 25 करोड़ से एक्सीड ना करे, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? अब आपको अब बढ़ते हैं ये, हाँ, ये आप कुछ देख लीजिए कि हमारे इंडिया के जो टॉप इंडिया के जो क्या स्टार्टअप्स हैं। रेजर पे, वही जिससे पेमेंट वगैरह करते हैं, मीशो हमारी इंडियन मम्मीज़ का फेवरेट ऐप, क्रेड, वही जो क्रेडिट कार्ड वगैरह का स्कोर नहीं जिससे हम मेजर वगैरह करते रहते, ये क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ऑफर करता है। भारत पे वही पेमेंट का जेप्टो, ये सब क्या हो गए, ये पेमेंट वाले ऐप्स ही हैं, ठीक है बच्चों। ओला जो है, जोमेटो जो है, वो भी क्या है, स्टार्टअप्स ही हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं कि क्या स्कीम्स और क्या तरीके हैं स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए, ठीक है बच्चों। तो पहला आता है नो इंस्पेक्शन। अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरिड आउट एट स्टार्टअप्स फॉर दीज ईयर्स रिगार्डिंग लेबर लॉस एक्सेट्रा। यानी वैसे क्या होता है, जब भी आप अपनी कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट करते थे ना, स्टार्टअप्स जो स्कीम है उसके पहले, तो क्या करते थे कि जो लेबर लॉस वाले जो कंप्लाइंस का देखते थे वो विजिट करते थे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को देखते थे कि सारे जो चेकलिस्ट है वो डन है या नहीं, यानी जो सारे कंप्लाइंस हैं वो वाकई में फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इधर क्या, इसमें कोई इंस्पेक्शन नहीं होती है गवर्नमेंट द्वारा, जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनमें कोई इंस्पेक्शन नहीं की जाती जो लेबर लॉस वगैरह के रिगार्डिंग रहती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें यानी कोई भी विजिट नहीं रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आई बात समझ में? इसमें ये छूट मिल गई, ठीक है भैया। फिर होता है रजिस्ट्रेशन। अब हाँ जी, अगर आप कोई भी काम खोल रहे हो उसमें रजिस्ट्रेशन तो करवानी ही पड़ेगी, लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी सिंपल एंड ईजी बना दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। देयर विल बी अ सिंगल विंडो ई क्लियरेंस अप्रूवल्स एंड रजिस्ट्रेशन। यानी क्या किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, और भी अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, ठीक है, अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए एक ही सिस्टम बना दिया गया है जिसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। आगे आपको समझ में बच्चों, ठीक है। फिर आता है इनकम टैक्स एग्जम्पशन। इनकम टैक्स एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 3 years। यानी आपको शुरू के 3 सालों तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना। वाह यार, और क्या चाहिए, आपको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और क्या चाहिए इंसान को, ठीक है, यानी और क्या चाहिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। आई बात समझ में बच्चों? तो क्या है, किसी भी इंस्पेक्शन, यानी इसमें कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया जाता लेबर लॉस डिपार्टमेंट के
के अकॉर्डिंग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इजी तो रहती है, लेकिन एक ई विंडो क्लियरेंस बना दी है, यानी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस में आपको सब कुछ मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, अप्रूवल वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है शुरू के 3 साल तक, ठीक है बच्चों। और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्या स्कीम्स हैं। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। द स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन फॉर द फर्स्ट 3 years, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू के 3 साल में कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगी कि मैम ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, तो आपको बताती हूँ, ठीक है। कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो थी 5 लाख रुपए की, और मैंने उसको बेचा 10 लाख रुपए में, ठीक है। वो थी 5 लाख रुपए में और मैंने उसको बेचा 10 लाख रुपए में, ठीक है बच्चों। तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो मुझे गेन हुआ है ना, इस पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वरना जनरली क्या होता है कि जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, जब आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हो, बेचते हो, तो उस पर भी आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि शुरू के 3 साल तक आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, आपको पता चल गया होगा कि कैपिटल गेन क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन पेटेंट कॉस्ट, इफ ए स्टार्टअप अप्लाइज फॉर पेटेंट द गवर्नमेंट विल गिव 80% रिबेट इन फीस। यानी अगर आप कुछ ऐसा सामान लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा सामान बना रहे हैं, ठीक है, जिसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट से, ठीक है। आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, पेटेंट वगैरह क्या होता है, हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है, यानी लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है आपके सामान को, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने 80% रिबेट, 80% आपकी जो फीस है वो माफ़ कर दी है, ठीक है। 80% फीस ही आपकी माफ़ कर दी है, सोचो यार और क्या चाहिए, ठीक है। फिर आता है फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ₹10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप एंड 500 करोड़ फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम। यानी भारत सरकार ने 10,000 करोड़ न्यू स्टार्टअप्स के लिए और 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर पहले से ही रिजर्व करके रख दिए हैं, ठीक है। यानी ये सब क्या है, स्टार्टअप्स के लिए है। अब ये आप जी मत सोच लेना कि भैया किसी एक फॉर्म को, यानी किसी एक कंपनी, किसी एक बिजनेस को ही 10,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। नहीं, सब एंटरप्राइजेस के लिए, सब स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए पहले से ही रिजर्व में रख दिए हैं, ठीक है बच्चों। आई बात आपको समझ में? हाँ जी। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको फटाफट नोट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी टोटली देखा जाए तो आईपीआर की ही बात की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो आपको वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये जो आपको टर्म सुन रहे हो ना, ये आपको बहुत साइंटिफिक सा लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या है ना, ये क्या है, रॉकेट साइंस क्या है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन चिंता मत करो बच्चों, बताती हूँ। इंटेलेक्चुअल का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव, जो हमारी मेंटल से रिलेटेड हो, ठीक है, जो हमारे दिमागी से रिलेटेड हो। एंड प्रॉपर्टी मतलब हमारी कोई भी एसेट जिस पे हमारा अधिकार हो, ठीक है, जिस पे हमारा राइट हो, ठीक है बच्चों। तो आईपीआर ये बोलता है allows innovation entrepreneurs to protect their inventions। यानी आईपीआर का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी एसेट है, ठीक है, जो भी आपकी मेहनत से जो आपने बनाई है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी से आपने कुछ भी अपनी एसेट या प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उसको कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी भैया, ताकि आपका कोई भी सामान या जो आपका कोई भी आइडिया है, आपका कोई भी इन्वेंशन है, ठीक है, आपकी कोई भी डिस्कवरी है, वो कॉपी ना हो जाए, वो कोई और चोरी ना कर ले। इसलिए क्या होता है, आईपीआर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई बात समझ में बच्चों? तो यानी अलाउस इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस। यानी अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कोई ऐसा इन्वेंशन लेके आ रहा है जिसकी चांसेस हैं कि कोई और भी उसे कॉपी कर लेगा, उस मेथड को, उस प्रोसेस को, ठीक है, उस काम को, तो उसके लिए आईपीआर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आईपीआर के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, हम उसे आगे पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो जनरल क्लासिफिकेशन, यानी इसके बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप्स हैं। पहला आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा आता है कॉपीराइट, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है,
विच इंक्लूड्स इन्वेंशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो यानी इसके दो टाइप्स है, पहला आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, इन्वेंशंस, पेटेंट्स। पेटेंट्स यानी आपका ऐसा कुछ सामान है, ठीक है, जिसकी ये उम्मीद है कि कोई इसे और कॉपी ना कर ले, तो पेटेंट राइट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी अगर आपका कोई भी ऐसा आपका कोई भी सिंबल, लोगो या कुछ काम है, ठीक है, वो अगर कोई और कॉपी ना कर ले तो उसके लिए ट्रेडमार्क राइट होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यानी आपका कोई भी बिजनेस लोगो वगैरह है, डिज़ाइन है, उसको कोई कॉपी ना कर ले। ज्योग्राफिक इंडिकेशंस, जैसे कि हमने सुना होगा लिज्जत पापड़ के बारे में, ठीक है। तो लिज्जत पापड़ क्या है, ठीक है, कि पापड़ का ब्रांड है, ठीक है, लिज्जत पापड़। या आपने सुना होगा बीकानेर स्वीट्स, ठीक है, बीकानेर स्वीट्स तो आपने सुना ही होगा। तो बीकानेर क्या है, एक जगह है, ठीक है। अभी जगह से क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो मिठाई है, ये जो सामान है, वो बीकानेर से इसका ओरिजिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो वो किस में आएगा, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस में आएगा, ठीक है बच्चों। आई बात आपको समझ में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जो ये शो कर रहा है, जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका शो कर रहा है, तो वो आता है आपका ज्योग्राफिक इंडिकेशंस में, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट विच इंक्लूड्स इन लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, यानी अगर आपका ऐसा कुछ भी वर्क है, जैसे कि आपकी कोई भी पोयम है, नोवेल है, कोई फिल्म है, कोई बुक है, ठीक है, तो उस पर क्या प्रोवाइड किया जाता है, कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है, तो ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर ले, कोई और उसे ना चुरा ले, ठीक है बच्चों। आपने सुना ही होगा कि कुछ म्यूजिक्स वगैरह, कुछ जो गाने वगैरह होते हैं, हम किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे नहीं गा सकते, बिकॉज उस पर कॉपीराइट होता है, ठीक है। यानी कॉपीराइट क्यों लगाया जाता है, ताकि कोई और इसे कॉपी वगैरह ना कर ले। या कोई ऐसी मूवी वगैरह होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं कुछ डायरेक्टर्स, उसी को कॉपी करके वैसे ही मूवी बना देते हैं। फिर कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो ओरिजिनल जो मूवी रहती है उसके केस जाके कर देते हैं कि इन्होंने तो हमारी जैसी मूवी बना ली, हमारी ही मूवी पूरी कॉपी कर ली, ठीक है। तो कॉपीराइट किस लिए दिया जाता है, ताकि कोई भी उस मूवी को, उस फिल्म को, उस म्यूजिक के पार्ट को, ठीक है, या कोई भी नॉवल वगैरह को कॉपी ना कर ले, ना चुरा ले, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा आता है कॉपीराइट। अब हम इसको डिटेल में भी और अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि आईपीआर में क्या क्या आता है, यानी इसके तीन मेजर कैटेगरीज रहती हैं। पहला है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट्स एंड तीसरा है ट्रेडमार्क, ठीक है। बाकी भी होते हैं ज्योग्राफिक इंडिकेशन, डिज़ाइन वगैरह, ठीक है, लेकिन वो सब अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। आपका मेन फोकस किन पर होगा, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स पर, ठीक है बच्चों। तो कॉपीराइट यानी कॉपीराइट 2 मिनट थोड़ी इसकी निप चेंज कर लूँ, हाँ जी। तो कॉपीराइट यानी क्या मतलब होता है, कॉपीराइट मतलब उस एक्सक्लूसिव राइट मिलती है उस ओनर को, उस होल्डर को, जो उसको एक्चुअली में ओन करता है, ठीक है। कॉपीराइट मेजरली किस पे प्रोवाइड की जाती है, म्यूजिक पर, ठीक है, फिल्म्स पर वगैरह पे, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि टी सीरीज के पास उसकी कॉपीराइट है, ताकि उसका जो कोई भी जो म्यूजिक्स वगैरह हैं, उसकी जो सॉन्ग्स वगैरह हैं, कोई और कॉपी ना कर ले, इसलिए टी सीरीज के पास क्या है, उसकी अपनी कॉपीराइट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगी कि मैम लेकिन हम टी सीरीज के गाने तो स्पॉटिफाई पर सुनते हैं, वो कैसे, तो ऐसे तो उन्होंने टी सीरीज के गाने चुरा लिए हैं, नहीं, उसमें क्या होता है, जो टी सीरीज वाले हैं उन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। टी सीरीज वालों ने क्या किया हुआ है, लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है, किसको, स्पॉटिफाई वगैरह को, ठीक है। क्या प्रोवाइड किया हुआ है, लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है कि आप हमारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट कर सकते हैं। अब अगर उनको लाइसेंस नहीं देंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो टी सीरीज वाले की ही जो म्यूजिक उनके सॉन्ग्स वगैरह होंगे वो गिरेंगे, ठीक है, उनको कोई नहीं सुनेगा। तो मेजरली आज की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो यूथ है, वो किस पे गाना सुनना प्रेफर करते हैं, आप सब भी स्पॉटिफाई वगैरह पर भी सुनते होंगे, मैं भी स्पॉटिफाई ही यूज़ करती हूँ। तो क्या करते हैं, वो लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी उन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है कि आप हमारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, आप हमारा जो कंटेंट है, सामान है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और इंसान टी सीरीज के गाने वगैरह प्ले करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वायलेट करेगा उस कॉपीराइट को, ठीक है बच्चों। आई बात समझ। तो कॉपीराइट किस पे प्रोवाइड किया जाता है, म्यूजिक पर, फिल्म्स पर, ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव वर्क्स वगैरह पे, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स प्रोटेक्ट प्रोसेस, मेथड्स एंड इन्वेंशंस दैट आर नोवेल, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। पेटेंट्स किस पे प्रोवाइड किया जाता है, इन्वेंशंस पे, ठीक है, प्रोसेस पे, किसी भी टाइप की प्रोसेस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है,
इन्वेंशंस पे, प्रोसेस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, ताकि जो होल्डर होता है, जो ओनर होता है, यानी जिस इंसान ने भी उस प्रोसेस को, उस इन्वेंशन को क्रिएट किया होता है, उसी के पास सारा आइडिया रहे, उसी को सारी टेक्निक पता चले, ठीक है, और किसी को मालूम ना पड़े। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए एक जो न्यू वायरस ट्रेंडिंग में आया है, चला है, फिर से चाइना वालों ने भेज दिया है, कोरोना तो भेजा ही था 2020 में, अब फिर से एक और वायरस भेज दिया है, HMP वायरस। ठीक है, उस HMP वायरस की मैंने एक वैक्सीन बना डाली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको पेटेंट करवा दूंगी, यानी जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, जो वैक्सीन बनाई है, उसका फॉर्मूला बस मेरे पास ही रहेगा और किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो पेटेंट किस पे प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी इन्वेंशन पे, प्रोसेस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे। अगर आप कोई ऐसी दवाई बना रहे हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने ऐसी दवाई बना दी जिससे उम्र ही रुक जाए, ठीक है, इंसान की जितनी उम्र है उस उम्र से वो आगे ही ना बढ़े, तो उसको भी वो पेटेंट करवा सकता है। ठीक है, वैसे ये इम्पॉसिबल सिचुएशन, ऐसा हो नहीं सकता, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि पेटेंट किस पे प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी डिस्कवरी पे, इन्वेंशन पे, प्रोसेस पे, एक्सपेरिमेंट पे, फॉर्मूले पर। ठीक है बच्चों, आई बस समझ। अब फिर लास्ट आता है, यानी नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। इट इज एनी वर्ड और सिंबल that represent a product to identify and distinguish it from other products in the marketplace। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक ऐसा साइन, एक ऐसा लोगो होता है जिससे कंपनी की पहचान निकलती है। ठीक है, अब जैसे कि जो नाइक है उसका साइन क्या है, ऐसे, ठीक है, ऐसे राइट है, यानी ये टिक है। ठीक है, तो उसका क्या है, नाइक का क्या है, ये लोगो है, ये साइन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इस पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है ताकि और कोई भी कंपनी इसको कॉपी ना कर ले। ठीक है, अब कोई भी कंपनी ऐसे टिक ले सकती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ले सकती है, लेकिन यही वाला टिक यूज नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। तो ट्रेडमार्क किस लिए लिया जाता है, ताकि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो औरों से अलग लगे। ठीक है, वो औरों से डिस्टिंग्विश आराम से हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने अपनी लड्डू की दुकान पे, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ाया था, ठीक है, प्रबलीन लड्डू शॉप जो है, उस पर अपना ट्रेडमार्क ऐसा कुछ बनवा दिया है, प्रबलीन लड्डू शॉप। ठीक है, तो और अब मैंने क्या किया, इस पर ट्रेडमार्क बनवा लिया, ट्रेडमार्क ले लिया। अब और कोई भी इंसान ऐसा लोगो नहीं बनवा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो लोग है सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। ठीक है, और कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता है, यानी मैंने इस पर ट्रेडमार्क ले लिया है, तो और कोई भी इंसान ऐसा लोगो बनवा ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर वो कोशिश करेगा भी तो क्या होगा, जो ट्रेडमार्क वाले होंगे, जो इनका डिपार्टमेंट रहता है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं, ये ऑलरेडी प्रबलीन का है, ये ऑलरेडी किसी और इंसान का है। ठीक है, तो आप ऐसा लोगो नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। तो कॉपीराइट किस पे होता है, म्यूजिक पे, फिल्म्स वगैरह पे, ठीक है, सिनेमास वगैरह पे। पेटेंट किस पे होता है, इन्वेंशन, प्रोसेस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे। और ट्रेडमार्क किस पे होता है, लोगो, साइन वगैरह पे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो IPR की ये मुख्य कैटेगरीज थी, ये मेजर कैटेगरीज थी। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस। ठीक है, स्मॉल बिजनेस यानी स्मॉल स्केल वाले बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिनकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती है, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, जिनके पास इतनी लागत नहीं होती। ठीक है, वो किस में आते हैं, वो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं। ठीक है बच्चों, आई वो समझ में। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो जान लेते हैं। हाँ जी, सो एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50%, यानी ऐसी एंटरप्राइज, एक ऐसा बिजनेस जो 50% से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करता है पावर यूज करके। ठीक है, ध्यान रखना है, व्हेन यूजिंग पावर लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50% से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं करता है, यानी 50 लोगों से ज़्यादा नहीं रखता है अपनी कंपनी में, अपनी बिजनेस में। एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, एंड 100 बंदों को जब पावर वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड विद कैपिटल एसेट्स नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, और जिनकी एसेट्स जो होती हैं, कैपिटल एसेट्स जो होती हैं, वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करती। अब कैपिटल एसेट्स में क्या आएगा, लैंड आ जाएगी, ठीक है, बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स भी आ जाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गए। ठीक है, गुडविल हो गई आपकी, और क्या आ जाएगा, फर्नीचर हो गया। ठीक है, ये तमाम सारे जो टेंजिबल नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जो अपने अकाउंट्स में पड़े हैं, वो सब कैपिटल एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उन कैपिटल एसेट्स की जो वर्थ है, कीमत है, वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर एक कंपनी में, अगर एक बिजनेस में ये सब तीनों फीचर्स हैं, ठीक है, यानी ये जो फीचर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो वो स्मॉल स्केल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। अब बढ़ते हैं कि
मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी MSMED जो एक्ट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कितनी इन्वेस्टमेंट वगैरह होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। यानी ये जो MSMED एक्ट है, ये जो गवर्नमेंट ने पास किया था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें भी देखो बेटा 2 कैटेगरीज हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कौन से सेक्टर्स हो गए, कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कुछ सामान बनाती हैं, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस करती हैं। और दूसरा आता है आपका सर्विस का आपको पता ही है, ठीक है, जो जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी एंटरप्राइज कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइज, यानी ये सबसे छोटी एंटरप्राइज होती है। ठीक है बच्चों, फिर अगर आपकी एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से तो एक्सीड कर जाती है, लेकिन 10 करोड़ रुपए एक्सीड नहीं करती है, यानी 1 से 10, ठीक है, तो आपकी जो एंटरप्राइज है वो कहलाएगी स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है बच्चों, ये माइक्रो से थोड़ी बड़ी रहती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है कि अगर आपकी एंटरप्राइज 10 करोड़ से तो एक्सीड करती है, लेकिन 20 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, ठीक है, तो आपकी एंटरप्राइज आएगी मीडियम एंटरप्राइज में। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो आपको बस क्या करना है, आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको याद कर लेना है कि इसकी है 1 से 10, ठीक है, और इसकी है मीडियम वाले की है 10 से 20। ठीक है बच्चों, और इसका तो आपको याद हो ही जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम, यानी बस आपको इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है ना, वो आपको याद कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, और ये तो आपको अपने आप याद हो ही जाएगा, यानी माइक्रो सबसे छोटी, स्मॉल उससे बड़ी, मीडियम यानी मीडियम वाली, ठीक है, जो लार्ज से छोटी होती है। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। अब ये हुआ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी ऐसे सेक्टर्स जो कुछ सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, अब सर्विस सेक्टर की क्या क्या इन्वेस्टमेंट होती है। अगर किसी भी सर्विस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक है, कितनी है, 5 करोड़ तक है, तो वो आएगी माइक्रो एंटरप्राइज में। ठीक है बच्चों, फिर अगर किसी भी एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से तो ज़्यादा है, लेकिन 50 करोड़ तक ही है, तो वो कहलाएगी आपकी स्मॉल एंटरप्राइज में। ठीक है बच्चों, और फिर अगर आपकी किसी भी एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 100 करोड़ तक है, तो वो कहलाएगी आपकी मीडियम एंटरप्राइज में। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ क्या था, 1, 1, 10, 10, 20। ठीक है, आपको ऐसा याद रखना है, 1, 1, 10, 10, 20। ठीक है, और अब इधर आप कैसे याद रखोगे, 5, 550, 50, 100। ठीक है बच्चों, बस आपको ये जो नंबर्स है ना, फिगर्स आपको वो याद कर लेने हैं, फिर ये तो आपको अपने आप याद हो ही जाएगा। माइक्रो यानी छोटा, स्मॉल यानी थोड़ा उससे बड़ा, यानी वो भी छोटा ही होता है, माइक्रो यानी बहुत ही छोटा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा हुआ, स्मॉल यानी ये भी छोटा ही होता है, लेकिन एटलीस्ट माइक्रो से तो बड़ा होता है। मीडियम यानी बीच वाला। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो बस अब ये क्या करना है, ये फिगर्स याद रख लेना। सर्विस के अलग है, मैन्युफैक्चरिंग के अलग है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस का लिख के आ जाते हैं, सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग में लिख के आ जाते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। आप बस क्या करिए, फिगर्स को याद कर लीजिए, अमाउंट्स को याद कर लीजिए, बाकी ये माइक्रो स्मॉल मीडियम तो आप लिख ही लोगे। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो चलो फटाफट नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो ये बोलता है कि क्या रोल है, यानी क्या कंट्रीब्यूशन है स्मॉल बिजनेस का हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, यानी सोशल यानी जो हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, हमारी इकोनॉमिक यानी हमारे देश की, हमारे नेशन की डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपमेंट में। हाँ जी, कितना कठिन है यार बोलना, देखो मैं भी फंबल हो जाती हूँ। ठीक है, माफ़ करना यार बच्चों पर। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि क्या रोल है, यानी क्या कंट्रीब्यूशन है। सो पहला आता है आउटपुट जनरेशन। अब आउटपुट जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर वाला आउटपुट जो आप आईटी में पढ़ते थे, नहीं, वो नहीं है। आउटपुट जनरेशन का मतलब होता है बच्चों की ये कुछ गुड्स, कुछ सामान बना के बेचते हैं। ठीक है, और हमने देखा होगा कि ये कस्टमाइजेशन भी वहाँ अवेलेबल रहती है।
ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जो स्मॉल स्केल के बिजनेस होते हैं ना, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, बना के बेचते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपनी एक स्क्रंची चाहिए थी, ठीक है। स्क्रंची पता है ना, लड़कियों को तो पता ही होगा, लड़कों आपको बता देती हूँ, वो जो रबड़ बैंड होता है, रुको लेके आती हूँ, रुको बताती हूँ। ये स्क्रंची, ये देखो अभी हाथ में पहन लेती हूँ, ठीक है। अभी मैंने पोनी खोली तो खुले बाल कर लिए, जब आपको पढ़ाती हूँ तो ये स्क्रंची है, ठीक है। तो ये स्क्रंची मतलब क्या होता है, ये रबड़ बैंड ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि स्क्रंचीज वगैरह पे अपना नाम लिखवा लेते हैं, ठीक है। हेयर एक्सेसरीज हो गई, ठीक है, जो लड़कियों की एक्सेसरीज होती है, नेकलेस हो गए, हाथ के कुछ हो गए, ठीक है, रिंग्स वगैरह हो गई, या स्टेशनरी का सामान हो गया, ठीक है, या किचन वगैरह का कुछ सामान हो गया, ठीक है। उसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, यानी आपको जैसा चाहिए वो वैसा करवा सकते हैं, वैसा वो बनवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये क्या कर रहे हैं, आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं बना के बेच के, ठीक है बच्चों। चलो ये तो हो गया। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि कुछ काम चल रहा है, कुछ काम खुल रहा है, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। जो इंसान काम खोल रहा है उसको तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो तो काम कर रहा है, उसका तो घर चलेगा ही, लेकिन जिन लोगों को वो रखेगा साथ साथ में उनकी भी रोजी रोटी चलेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल यानी क्या, किसी एक रीजन का, किसी एक एरिया का, ठीक है। जब भी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी एरिया में खुलती है तो क्या होता है, उस इंसान के साथ साथ, उस ओनर के साथ साथ उस एरिया का भी विकास होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, जब सपोज इधर कोई फैक्ट्री खुल गई, ठीक है, तो इधर कोई फैक्ट्री खुली है तो जो एरिया है साथ साथ में वहाँ से लोग आएंगे, ठीक है, वहाँ से लोग आएंगे एम्प्लॉयमेंट लेने, तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है बच्चों। सो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि किसी एरिया का भी डेवलपमेंट होता है, किसी रीजन का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर आता है सप्लाई एंड एनर्मस वेराइटी ऑफ गुड्स। एनर्मस यानी बहुत सारी वेराइटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी बहुत सारी वैरायटी है, इसमें कोई एक सामान प्रोवाइड नहीं करता स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हेयर एक्सेसरीज हो गई, ठीक है, कुछ लड़कियों की एक्सेसरीज होती हैं, जैसे कि ये जो रबर बैंड हो गया, नेकलेस हो गया, रिंग्स हो गया, ठीक है, नेक पीसेस वगैरह हो गए, स्टेशनरी के आइटम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हैंडलूम्स हो गए, किचन के कुछ आइटम्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो एंड नंबर ऑफ यानी बहुत सारी इनके पास वैरायटी रहती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास में, ठीक है बच्चों। फिर आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी इसमें क्या होता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छा मौका देती है कि जिस इंसान के पास कुछ भी क्रिएटिव आइडिया है या कुछ भी टैलेंट है, तो वो उस टैलेंट को या अपने आइडिया को किस में कन्वर्ट कर सकता है, बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए किसी की ड्राइंग या पेंटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, पेंटिंग बना के अपना कोई काम खोल सकता है, ठीक है, उसको बेच सकता है। तो इससे क्या प्रमोट हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट हो रही है, ठीक है बच्चों। अपने आसपास भी नोटिस किया होगा, ठीक है, अपने आसपास सराउंडिंग्स में भी ये बात देखी ही होगी कि जिनकी ड्राइंग पेंटिंग या जो कोई कुकिंग में अच्छा होता है, कोई बेकिंग में अच्छा होता है, ठीक है, तो अपना केक का बिजनेस खोल लेते हैं या कोई अपना पेंटिंग का काम खोल लेता है, ठीक है बच्चों। तो क्या कर सकता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है बच्चों। फिर आता है एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन। अभी क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले होते हैं ना, वो अपने लोकल रिसोर्सेज का ही यूज करते हैं। अब क्योंकि लोकल रिसोर्सेज सस्ते होते हैं तो वो सामान को बेचते भी सस्ते प्राइस में ही है। अगर हम प्रीमियम साइड में जाएंगे, अगर हम किसी ब्रांडेड साइड में जाएंगे तो हमें वही सामान क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल वालों के पास जाएंगे तो वही सामान हमें सस्ता और अफोर्डेबल पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना बच्चों, वो एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। सोचो बच्चों, और ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। मैं आप सब बच्चों को भी बोलती हूँ कि बच्चों अगर आपके पास कुछ अच्छा टैलेंट है, अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, बेकिंग अच्छी है, ठीक है, अगर आप कुछ अच्छा सामान बना सकते हैं, इफ़ यू आर गुड इन ड्राइंग पेंटिंग वगैरह, तो आप अपना काम खोल सकते हैं, ठीक है। आपकी 12th क्लास खत्म हो जाएगी, अभी आप 11th में हो, जब आपकी 12th खत्म हो जाएगी, जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, या हो सकता है कि आप 12th के बाद ही सोच रहे हो, तो जो भी आपके पास टैलेंट है, आइडिया है, उसको ऐसा ही आइडियल मत रखो, उसको ऐसे ही वेस्ट में मत जाने दो, उसको प्रमोट करो। अभी आपके पास टाइम है कि अपने आप को आप और पॉलिश कर सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर जैसे ही आपकी 12th खत्म होती है तो आप इसी काम को क्या कर सकते हैं, इसी आइडिया को, इसी टैलेंट को बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये मैं आपको बुक से हट के बोल रही हूँ, बुकिश नॉलेज के
अलावा बोल रही हूँ कि आपके पास अभी मौका है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए, ठीक है, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती, पेंटिंग नहीं आती, डांसिंग वगैरह कुछ नहीं आता, तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो क्या है, हमारी जो इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये थे रोल्स हमारी इकोनॉमी में इनके। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारी सोसाइटी में और हमारे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे कि रूरल इंडिया, रूरल यानी जो विलेजेस एरिया हैं, ठीक है, विलेज एरियाज हैं, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, यानी ऐसी सिटीज़ जो इतनी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे एरियाज जो इतने सिटीज़ जितने डेवलप्ड नहीं हैं, ठीक है, अभी भी उनमें जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या 60% ऑफ द पॉपुलेशन विलेजर्स ही ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो यानी स्मॉल बिजनेस का इन रूरल इंडिया में क्या महत्व है, क्या रोल है। ठीक है, सो पहला आता है एम्प्लॉयमेंट, यानी भाई रोजगार मिल रहा है लोगों को, जितने ज़्यादा बिजनेस खोलेंगे उतना ही ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा वहाँ के लोगों को। ठीक है भैया, फिर इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन। अब क्या होता है कि अगर हम कुछ काम खोल रहे हैं तो जायज़ सी बात है वो ऐसे ही मुफ्त में खोल के नहीं बैठे हुए हैं, उसके लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो जब इंसान के पास पैसा आता है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरती है। ठीक है भैया, ये भी हो गया। फिर प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। अब जिन लोगों के पास कुछ अच्छी क्रिएटिविटी है, अपना कुछ टैलेंट है, साथ साथ में उन लोगों का भी क्या हो रहा है, उनके आइडियाज़ का भी प्रमोशन हो रहा है। कोई भी इंसान अगर किसी भी एक्टिविटी में अच्छा है तो उस एक्टिविटी को, उस आइडिया को बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट यानी उस एरिया का, जो रूरल यानी जो विलेज एरिया है, ऐसे एरियाज जो इतने डेवलप्ड नहीं है, उनका भी विकास हो रहा है। ठीक है, अगर वहाँ के लोग कुछ काम करेंगे, कुछ कमाएंगे, ठीक है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और धीरे धीरे ऐसे ही इवेंचुअली क्या होगा, उस एरिया का भी, उस रूरल एरिया का भी विकास होगा। ठीक है, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया ही कि स्मॉल स्केल बिजनेस में क्या करते हैं लोग, लोकल रिसोर्सेज को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई हाई फाई ब्रांडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं और वो बेचते भी फिर सस्ते दाम पर, अफोर्डेबल दाम पर ही बेचते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लोकल रिसोर्सेज जो वैसे ऐसे ही खाली पड़े रहते थे, उन रिसोर्सेज का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये इसका रोल था रूरल इंडिया में। ठीक है, वैसे अगर आप इसको ही अच्छे से पढ़ लोगे ना तो रूरल इंडिया के लिए यानी रूरल एरिया के लिए क्या रोल है वो भी आप अपने मन से ही बना सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं तो ये कहती हूँ बस आप समझ लो, याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बस मैंने एक बार समझा दिया ना, आप एग्जाम टाइम पर बस एक बार देख लेना, आपको ये पॉइंट्स अपने आप एग्जाम टाइम पर क्रिएट होने लगेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत ही जनरल हैं, बस मैंने आपको एक बार समझा दिया अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। अब आपको आई होप, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या असिस्ट कर रही है। असिस्टेंस यानी कुछ हेल्प वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है इन रूरल बैकवर्ड हिली एरियाज के लिए। ठीक है, यानी जो ऐसे इंडस्ट्रीज जो किसी रूरल बैकवर्ड या हिली एरियाज पे सिचुएटेड है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट सोई पड़ी है, वाकई में कुछ एक्चुअली इनके लिए स्कीम्स पॉलिसीज लेके आ रही है। ठीक है, तो पहला आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और उस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में गवर्नमेंट लेके आई है NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पर है यानी पूरे देश के लिए है। ठीक है, पूरे देश के लिए है, ये किसी एक सिटी, किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है बच्चों, दिस वाज सेटअप इन 1955 एंड इट्स फोकस वाज ऑन, यानी ये 1955 में सेटअप हुआ था। आप ये अच्छे से याद रखना इसका ईयर। ठीक है, 1955 में ये सेटअप हुआ था, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में। ठीक है, और इसका मेन फोकस था टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कहीं और से लेके नहीं आ सकती हैं, उनको गवर्नमेंट NSIC के जरिए प्रोवाइड करवाती है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आपको पता ही होता है, ठीक है, जो इनपुट्स होते हैं जिनसे वो प्रोसेस्ड सामान बनाते हैं, जिनसे वो आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। फिर टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, घबरा मत जाना कि ये क्या आ गया यार, इसका मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री।
ठीक है बच्चों, यानी SSI जो होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके पास इतना फाइनेंस, इतना पैसा नहीं होता है कि अपना जो सामान है किसी और देश तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट समझती है, ये देखती है कि हाँ भैया इनकी तो इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, तो क्यों ना हम ही इनका सामान एक्सपोर्ट कर दें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, SSI के यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है बच्चों, फिर से आ गया यार ये परेशान करने, समझ ही नहीं आता है इसको। हाँ जी, फिर आता है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस का मतलब आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी में हेल्प करना, यानी कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह दिलवाना जिनको उनके एक्चुअली में नीड है। ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल मशीन्स वगैरह होती हैं वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको प्रोवाइड करवाती है सस्ते अफोर्डेबल दाम पे। ठीक है बच्चों, फिर टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और यानी इनकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट, यानी अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि ये टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट, यानी कोई भी अगर इनको मशीन्स वगैरह की, इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड करती है, और साथ साथ में इनकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यानी इनका जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस होता है उसको भी डेवलप करती है। ठीक है बच्चों, यानी आपको क्या करना है, आपका बिजनेस अपने एरिया तक ही सीमित नहीं रखना है, इसको क्या करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लॉन्च करना है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ये सब स्कीम्स लेके आई हुई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है बच्चों, और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बिकॉज ये क्या नेशनल है, पूरे देश में चलता है। ठीक है, ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स के बारे में, यानी DICs के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जिला, जिस जिले में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, वहाँ क्या प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है बच्चों, सो द DIC प्रोग्राम वो स्टार्टेड ऑन May 1, 1978। इसका ईयर याद रख लेना बच्चों, ऐसा ना हो कि DIC में NSIC का ईयर लिख के आ रहे हो। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो द DIC प्रोग्राम वो स्टार्टेड ऑन May 1, 1978 टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प मिले, असिस्टेंस मिले। ठीक है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जो जिला, जो सिटी रहती है, वहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। These centers provide all the promotional activities such as identification of suitable scheme, यानी डिस्ट्रिक्ट ये जो DIC है वो क्या नोटिस करती है कि किसी भी अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किसी भी टाइप की जो स्कीम उनके लिए सूटेबल है उस स्कीम के अंदर उनको रजिस्टर करवाती है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फीसिबिलिटी रिपोर्ट, यानी इनके लिए क्या सूटेबल रहेगा, फीसिबिलिटी यानी जो सूटेबिलिटी हो, ठीक है, जो सूटेबल हो। ठीक है, इनकी सूटेबिलिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अरेंजिंग फॉर क्रेडिट, अब क्या होता है किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए उसके लिए पैसा लगता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इतना पैसा नहीं होता, तो क्या करती है DIC इनके लिए क्रेडिट अरेंज करवाती है, यानी इनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, फ्री में नहीं करवाती, ऑफकोर्स इनको पे करना पड़ता है, लेकिन सस्ते दाम पर इनको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है बच्चों, तो DIC क्या करती है, ये सब काम करती है। हाँ जी, अब हम जानते हैं कि क्या क्या इंसेंटिव्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ की जो रूरल एरियाज़ में सिचुएटेड हैं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था कि जो रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। अब इधर पढ़ेंगे हम कि क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रूरल एरियाज में सिचुएटेड है, ऐसी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द एरियाज, यानी रोजगार प्रोवाइड करना, वही चीज़ आ रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ये कॉमन पॉइंट है, ये तो आप हर जगह लिख ही सकते हो। ठीक है बच्चों, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार वगैरह प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो इंडिया है वो इंडिया जो है वो किस में अच्छा है, एग्रीकल्चर के बाद अगर किसी में अच्छा है तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, यानी यहाँ का जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एग्रीकल्चर के बाद, वो कहाँ से आता है, आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही आता है। ठीक है, टू डेवलप लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज, यानी लोकल जो उनके जो एरिया के जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ नए प्रोग्राम्स चालू करवाना। आपने देखा होगा कि आपके एरिया में क्या होता है, कुछ ऐसा सेंटर खुलवा देती है सरकार, ठीक है, जहाँ पे लड़कियों को सिलाई बुनाई वगैरह सिखाई जाती है, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह सिखाई जाती है, तो वो क्या है, वो भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, अगर नहीं पता तो थोड़ी रिसर्च कर लेना, भाई मेरे एरिया में तो है, मुझे तो पता है। ठीक है, अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने एरिया का ख्याल रखो, देखो कि मेरे ज़िले में, मेरी सिटी में क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों,
टू रिस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज। यानी क्या होता है ना बच्चों कि जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना वो क्या देखते हैं कि हमारे इधर इतनी कोई खास जॉब है नहीं, तो चलो हम बड़े शहरों में मूव कर जाते हैं जॉब वगैरह के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में बड़े शहरों में चले जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार चाह रही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उधर ही बैठ के कुछ ना कुछ काम शुरू करें, उधर ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो क्या कर रही है सरकार, रिस्ट्रिक्ट कर रही है ताकि जो छोटे शहर के जो लोग हैं वो बड़े शहरों में ना जाएं काम ढूंढने। ठीक है बच्चों, आए बात समझ में? तो रूरल एरियाज की इंडस्ट्रीज के लिए ये काम करवा रही है सरकार। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल है, बिजनेस फाइनेंस के बाद अगर कोई चैप्टर प्रैक्टिकल है ना तो बच्चों वो यही चैप्टर है, इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने, मुझे पता आप वीडियो के एंड तक आ गए हो, अगर आपने कोई भी पार्ट छोड़ा है इस वीडियो को तो जल्दी से जाके देख लो। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।